राधे राधे भाई लोग, कैसन मानी जा रहुआ सब। हम आशा करते हैं कि रहुआ सब एकदम मस्त होखम जा, जबरदस्त होखम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होखम जा। तो हम मधु रहुआ सबके स्वागत करते हैं रहुआ सबके अपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला 2.0 पर। तो हमने के पढ़त रहनी है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 जीव प्रकार में पोषण और ओकर ई आज लास्ट क्लास है लेक्चर 12 और एकरा में हमने के मेन टॉपिक बा छोटी आंत और बड़ी आंत। ओकरा बाद पूरा के पूरा मानव पाचन तंत्र भी समाप्त हो जाए और लेसन 1 में जीव प्रकार एवं पोषण के पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाए। तो बिना समय गवाइले क्लास के स्टार्ट कर जाओ। तो हेडिंग डाली छोटी आंत। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे मानव पाचन तंत्र में मुख गुहा पढ़ लिए थे, ग्रसनी पढ़ लिए थे, ग्रास नली पढ़ लिए थे, अमाशय पढ़ लिए, यकृत पढ़ लिए, पित्ताशय पढ़ लिए, अग्नाशय पढ़ लिए थे। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे पहले तो हम जानते हैं कि छोटी आंत जो है वो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। मुख गुहा से लेकर गुद्दा तक ये पूरा का पूरा आहार नाल है और आहार नाल का ये छोटी आंत सबसे बड़ा भाग होता है। आहार नाल की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है और उसमें छोटी आंत 6 मीटर की होती है अकेले, यानी कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। तो लिखिएगा कि यह आहार नाल का सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़ा अंग होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है जी? तो इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। देखिए छोटी आंत जो है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई बहुत बड़ी होती है मांसाहारी जीवों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि शाकाहारी जीवों में एक कठोर एक जटिल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज को पचाना होता है। जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं शाकाहारी जीव और उस हरे पेड़ पौधे में सबसे ज्यादा सेलुलोज होते हैं और उस सेलुलोज को पचाने के लिए, उस सेलुलोज को तोड़ने के लिए छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत में थोड़ा सा ज्यादा जगह होता है, यानी कि छोटी आंत की लंबाई लंबी होती है, बड़ी होती है मांसाहारी जीवों की अपेक्षा। तो ये भी याद रखिएगा कि शाकाहारी जीवों में सेलुलोज जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है जी? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज को पचाने हेतु मांसाहारी जीवों की अपेक्षा लंबी छोटी आंत होती है। तो क्वेश्चन पूछा था एक बार कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत अधिक लंबी होती है, क्यों? तो ऑप्शन ए था सुक्रोज को पचाने के लिए, ऑप्शन बी था ग्लूकोज को पचाने के लिए, ऑप्शन सी था सेलुलोज को पचाने के लिए, ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि उन्हें सेलुलोज नामक जटिल कार्बोहाइड्रेट पचाना होता है। सेलुलोज जो पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। उसी सेलुलोज को पचाने के लिए, सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है और इसको पचाने के लिए, जटिल कार्बोहाइड्रेट है तो उसको तोड़ने के लिए और थोड़ी सी उसको अवशोषण करने के लिए, उसको पचाने के लिए थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए और इसी के लिए छोटी आंत जो है शाकाहारी जीवों में लंबी होती है मांसाहारी जीवों की अपेक्षा। तो ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट अगर हम लोग जानते हैं तो जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, यानी कि छोटी आंत के बाद अब और कहीं पाचन नहीं होता है। जो भी पचना होता है सब छोटी आंत में ही पच जाता है, यानी कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन होता है। याद रखिएगा कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, सब कुछ पच जाता है छोटी आंत में। बस समझता है, पूर्ण पाचन होने के साथ साथ अवशोषण भी होता है। याद रखिएगा कि पूर्ण पाचन और अवशोषण
होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए आहार नाल के किस भाग में भोजन का पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है? छोटी आंत में। हम बताएंगे कि छोटी आंत के भी किस भाग में और किसके कारण होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मुख्य पॉइंट के रूप में लिखिएगा कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है और छोटी आंत में अवशोषण भी होता है। याद रहेगा? चलिए अगला पॉइंट, अगर हम लोग अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें छोटी आंत में, तो छोटी आंत के जो मानव में छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत की लंबाई अगर बात करें तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को कितने भागों, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा के हम लिखेंगे ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। देखिए जो इसका ये सी वाला आकार आप देख रहे हैं, जो आमाशय से जुड़ा हुआ है, ये सी वाला आकार, ये जो देख रहे हैं ना आमाशय से जुड़ा हुआ है, ये जो आकार, इसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी। इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहणी। ग्रहणी के बाद ये वाला थोड़ा सा बीच वाला जो भाग होता है, ये हो गया ग्रहणी। ये क्या हो गया? ग्रहणी। ग्रहणी के बाद ये वाला जो भाग होता है, ये बीच वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं जेजुनम। और जेजुनम के बाद ये जो शुरू हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इलियम। इसके बाद यहाँ से बड़ी आंत से जुड़ जाता है। यानी कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं ग्रहणी, या इसी को हम लोग कहते हैं डेडुनम। डेडुनम क्या कहते हैं इसे? डेडुनम। बीच वाले भाग को, इसको हम लोग कहते हैं जेजुनम। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? जेजुनम। और जो नीचे वाला ये भाग हो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग कहते हैं इलियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलियम। तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। बस समझ पाए आप? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, तो हम एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रहणी के बारे में जानते हैं कि ग्रहणी में क्या होता है, क्या इसकी विशेषता है। तो देखिए ग्रहणी वो जगह होता है छोटी आंत का जहां पे भोजन जो है, ग्रहणी वो आमाशय से जुड़ा रहता है। पहले पॉइंट याद रखिएगा कि छोटी आंत का ग्रहणी वाला भाग आमाशय से, आमाशय का निचला भाग पाइलोरी कहलाता है। जाके देख लीजिएगा, आमाशय वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं कि ऊपर वाला भाग कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। तो जो आमाशय का निचला भाग पाइलोरिक है, वो छोटी आंत का ऊपरी भाग ग्रहणी से जुड़ा रहता है। ठीक। और उसके बाद देखिए इधर से अग्नाशय रस आकर के भोजन में मिलता है ग्रहणी वाले भाग में ही, और इधर से पित्त रस आकर के मिलता है भोजन में ग्रहणी वाले भाग में ही। यानी कि ग्रहणी वाला वो ग्रहणी, छोटी आंत का ग्रहणी वाला भाग वो भाग होता है जहां पर भोजन से अग्नाशय रस भी आकर के मिलता है और पित्त रस भी आकर के मिलता है। और वहीं पे भोजन, पित्त रस मिलने के कारण भोजन की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? क्षारीय। बात समझता है? क्योंकि पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय। तो याद रखिएगा कि ग्रहणी में भोजन के साथ अग्नाशय रस तथा पित्त रस आकर मिलते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद इसका आकार कैसा होता है जी? तो देखिए इसका आकार सी आकार का है। इसका आकार कैसा होता है? सी आकार का। लगभग छोटी आंत की हर पार्ट की जो आकार है, सी आकार का ही होता है। अगला पॉइंट जानते हैं हम लोग। तो देखिए ग्रहणी वाले भाग में 2 हार्मोन्स निकलते हैं। छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन्स को हमने पढ़ा दिया था, कोलोसिस्टोकाइनिन, जो कि पित्त रस को निकलने के लिए उत्तेजित करता है। उसका क्या नाम है? कोलोसिस्टोकाइनिन। और जो कि हम यकृत पढ़ा रहे थे, उसमें पढ़ा दिए हैं। अब अग्नाशय रस निकालने के लिए, उत्तेजित करने के लिए एक और हार्मोन्स निकलता है, सिक्रेटिन हार्मोन्स। क्या निकलता है? सिक्रेटिन हार्मोन। यानी कि इसमें से 2 हार्मोन निकलता है। एक होता है सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन्स ये क्या करता है? तो ये अग्नाशय रस को निकलने के लिए
उत्तेजित करता है। और एक हार्मोन्स जो हमने पढ़ा दिया था कोलोसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये हम पढ़ा दिए हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन ये क्या करता है जी? तो ये पित्त रस को निकलने के लिए उत्तेजित करता है पित्ताशय को। बस समझता है। तो छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में 2 पॉइंट याद रखिएगा कि ग्रहणी में ही आकर के अग्नाशय रस और पित्त रस आकर के भोजन से मिलते हैं, और ग्रहणी वाले भाग से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, सिक्रेटरी हार्मोन्स जो अग्नाशय रस को निकलने के लिए उत्तेजित करता है, और कोलोसिस्टोकाइनिन जो कि पित्त रस को निकलने के लिए उत्तेजित करता है। तो इसके बाद अब देखिए, भोजन में पित्त रस भी मिल गया और अग्नाशय रस भी मिल गया। अब भोजन धीरे धीरे खसकते हुए आता है ये जेजुनम वाले भाग में, तो छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग में। तो जेजुनम वाले भाग में कुछ खास नहीं होता है, बस जेजुनम भाग जो होता है वो भोजन को थोड़ा सा फैलने के लिए जगह देता है। जैसे मान लीजिए कि ये ग्रहणी वाले भाग से भोजन आ रहा है, तो अब उस पे काम करना है, उसको तोड़ना है, उसको पचाना है, तो उसको पचाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए कि नहीं भोजन में धीरे धीरे। अच्छा मान लीजिए अगर आपको एक कोयला दे दिया गया फोड़ने के लिए, एक बार बड़ा सा कोयला दे देंगे तो आप फोड़ने में कठिनाई होगी, और वही छोटा छोटा कोयला होता है तो एक एक छोटा छोटा टुकड़ा लगेगा, फोड़ते जाते हैं, फिर पीछे करते जाते हैं, फिर फोड़ते जाते हैं। वैसे ही ग्रहणी वाले भाग से ऐसे भोजन आ रहा है, और अचानक से अगर इलियम वाले भाग में जाएगा तो आसानी से नहीं पच पाएगा, तो उसको धीरे धीरे स्पेस करके थोड़ा थोड़ा करके आगे की तरफ बढ़ाने के लिए छोटी आंत में जो स्पेस जगह देता है वो जेजुनम देता है। जेजुनम भोजन को फैलने के लिए जगह देता है। तो याद रखिएगा कि जेजुनम जो है इसमें कुछ खास नहीं होता है, बल्कि ये भोजन को फैलने के लिए जगह देता है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं जेजुनम। तो जेजुनम में क्या होता है? तो देखिए जेजुनम में कुछ नहीं होता है। जेजुनम जो है वह भोजन को फैलने के लिए जगह देता है। बात समझता है? अब भोजन फैल गया और धीरे धीरे इलियम वाले भाग में आया, और ये छोटी आंत का इलियम भाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 90% भोजन का पाचन इस इलियम वाले भाग में ही होता है। छोटी आंत में तो होता ही है, छोटी आंत में भी किस में होता है? तो इलियम वाले भाग में होता है। तो इलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जानते हैं इलियम के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? इलियम के बारे में। इलियम क्या है? तो हेडिंग डालिएगा इलियम। तो इलियम वही भाग होता है, ये छोटी आंत का सबसे निचला भाग होता है जो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। याद रखिएगा पहला पॉइंट इलियम के बारे में क्या याद रखना है? तो पहला पॉइंट कि यह छोटी आंत का सबसे निचला भाग होता है। निचला भाग होता है, बात समझता है? और यही भाग बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताइए छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय के पाइलोरिक से जुड़ा रहता है? ग्रहणी। और कौन सा भाग बड़ी आंत से जुड़ा रहता है? तो इलियम। बात समझता है? अगला पॉइंट अगर हम लोग जानते हैं तो इलियम में ही पूर्ण पाचन होता है। इसी में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। याद रखिएगा छोटी आंत के इलियम वाले भाग में ही भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। क्यों भाई? क्योंकि छोटी आंत में जो है आंत्र ग्रंथियां पाई जाती है। छोटी आंत्र के इलियम वाले भाग में
आत्र ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें से आत्र रस निकलते हैं। सक्स एंटेरिकस जिसको आत्र रस कहते हैं, शक्कस एंटेरिकस आत्र रस निकलता है। और इसी इलियम वाले भाग में अंगुली की तरह, इसकी दीवारों पे अंगुली की तरह संरचना पाई जाती है जिसे रसांकुर कहा जाता है, बिलाई कहा जाता है। और इसी रसांकुर की वजह से भोजन का अवशोषण, इसी रसांकुर के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बात समझ पाए? तो आगे हम लोग लिखेंगे कि छोटी आंत के इसमें लिखा, इसमें आत्र ग्रंथियां पाई जाती है तथा इसकी भीतरी दीवारों पर अंगुली की तरह संरचना पाई जाती है जिसे रसांकुर या बिलाई कहा जाता है। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे हम। देखिए, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में आंत ग्रंथियां पाई जाती है तथा इसकी भीतरी दीवारों पे उंगली की तरह संरचना पाई जाती है जिसे रसांकुर या बिलाई कहते हैं। इसी रसांकुर बिलाई की मदद से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, याद रखिएगा। और आंत्र रस से, आंत्र ग्रंथियों में से आंत्र रस निकलते हैं जो भोजन को पूर्ण रूप से पचा देते हैं, सब कुछ पचा के खत्म कर देते हैं। बात समझता है? तो इसको मिटाते हैं और आगे लिखेंगे, बिलाई की मदद से बिलाई के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। याद रखिएगा, भोजन का अवशोषण होता है। अब हम लोग बात करते हैं आंत्र ग्रंथियों में से जो आंत्र रस निकलते हैं, आंत्र ग्रंथियों में से जो आंत्र रस निकलते हैं उस आंत्र रस की बात करते हैं। तो आंत्र ग्रंथि में से आंत्र रस निकलते हैं। आंत्र रस को हम लोग कहते हैं सक्स एंटेरिकस, सक्स एंटेरिकस निकलते हैं। आंत्र ग्रंथियों में से आंत्र रस सक्स एंटेरिकस निकलते हैं। बात समझता है? आंत्र रस निकलते हैं। अब आंत्र रस में क्या क्या होता है जी? तो इसमें एंजाइम्स होते हैं। इसमें से क्या, इसमें आंत्र रस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। आंत्र रस में क्या होते हैं? एंजाइम्स। तो अब कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं अब हम लोग लिखेंगे एक बार। ठीक, तो इसको मिटा करके हम थोड़ा सा विस्तार देंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा हम नीचे नहीं लिख रहे हैं ताकि अगर आप लोग को नहीं दिखाई देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम बार बार इतने ही जगह को मिटा करके हम बार बार लिख रहे हैं। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं तो आंत्र रस। तो देखिए, आंत्र रस में से 6 प्रकार के कुल एंजाइम्स निकलते हैं, 6 प्रकार के। हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, स्मॉल एन, SMELL, स्मॉल एन, ट्रिक है स्मॉल एन, याद रखिएगा। कौन कौन से इसमें से एंजाइम्स निकलते हैं? तो एस लिए हो जाएगा सुक्रेस। आंत्र रस में जो एंजाइम्स निकलते हैं, जो रस निकलते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं कुल। हम कुल 6 प्रकार के एंजाइम्स की बात करेंगे। सुक्रेस, एम से माल्टेस, एम से माल्टेस, ई से इरेप्सिन, इरेप्सिन एंजाइम्स निकलता है, इरेप्सिन। इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइडेस। याद रखिएगा, ए से सुक्रेस, एम से माल्टेस, ई से इरेप्सिन, इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइडेस।
और एल से लैक्टेस, एक एल से लाइपेस और एक एन से न्यूक्लियस। देखिए आंत्र रस में 6 प्रकार के कुल एंजाइम्स निकलते हैं। सुक्रेस, माल्टेस, इरेप्सिन जिसको पेप्टाइडेस भी बोलते हैं, लैक्टेस, लाइपेस, न्यूक्लियस। याद रखिएगा स्मॉल एन, एस ले सुक्रेस, स्मॉल, देखिए स्मॉल छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं और यहां पे भी स्मॉल एन से ट्रिक याद रखिएगा। एस ले सुक्रेस, एम से माल्टेस, ई से इरेप्सिन जिसको हम लोग पेप्टाइडेस भी बोलते हैं, एल से लैक्टेस, एल से लाइपेस, एन से न्यूक्लियस। अब ये इन सब का अपना अलग अलग काम है। सुक्रेस क्या करता है जी, तो ये सुक्रोज को तोड़ करके ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेस क्या करता है जी, तो माल्टोज को नहीं, ये देखिए सुक्रेस ग्लूकोज और माल्टोज में बदलता है। सुक्रेस सुक्रोज को ग्लूकोज और माल्टोज में बदल देता है और माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। इरेप्सिन क्या करता है जी, तो याद रखिएगा प्रोटीन को हमने पढ़ा था कि पेप्सिन जो है अमाशय में पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल रहा था। फिर हम अग्नाशय में पढ़े थे तो ट्रिप्सिन जो है वो पेप्टोन को फिर पेप्टाइड में बदल रहा था और ये जो है वो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। याद रखिएगा लैक्टेस क्या करता है जी, तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। लाइपेस क्या करता है जी, तो ये वसा को वाष्य अम्ल में बदल देता है और न्यूक्लियस क्या करता है जी, तो ये न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियाइड में बदल देता है। देखिए सबका अपना अलग अलग काम है। सुक्रेस क्या करता है, तो सुक्रोज को ग्लूकोज में और माल्टोज में बदल देता है। माल्टेस क्या करता है जी, तो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। इरेप्सिन ये देखिए ये छोटी आंत का सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है क्योंकि ये प्रोटीन का पाचन कर रहा है। तो इरेप्सिन क्या करता है जी, जिसको हम लोग पेप्टाइडेस भी बोलते हैं, ये पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अब लैक्टेस क्या करता है जी, तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। लाइपेस क्या करता है जी, तो वसा को वाष्य अम्ल में बदल देता है। न्यूक्लियस क्या करता है, तो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियाइड में बदल देता है। यानी कि ये सब अपना अपना अलग काम करते हैं और यहाँ पे सब कुछ पच जाता है। इसीलिए तो बोले कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में और सबसे ज्यादा पूर्ण पाचन होते हैं। तो इससे निकलने वाले एंजाइम्स का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा कीचड़ मच गया है क्या। याद रखिएगा, देखिए ये सुक्रेस जो एस से स्मॉल एन याद रखिएगा, स्मॉल SMELL मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा, SMELL और एन। एस में सुक्रेस ये क्या करता है जी, तो ये सुक्रोज को क्या कर रहा है, तो सुक्रोज को ग्लूकोज और माल्टोज में बदल दे रहा है। फिर एम से माल्टेस, ये माल्टेस क्या कर रहा है जी, तो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल दे रहा है। ई से इरेप्सिन जिसको पेप्टाइडेस भी बोलते हैं, ये पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल दे रहा है। ध्यान रखिएगा ये प्रोटीन का पाचन कर रहा है, ये सबके सब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहे हैं, ये वसा का पाचन कर रहा है, ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कर रहा है। और देखिए लैक्टेस क्या करता है जी, तो लैक्टेस जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। लाइपेस क्या करता है जी, तो वसा को वाष्य अम्ल में बदल देता है। न्यूक्लियस क्या करता है जी, तो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियाइड में बदल देता है। तो ये सबका अपना अलग अलग काम है और इतने एंजाइम्स निकलते हैं आंत्र रस से, सक्स एंटेरिकस
इतने सारे सक्स एंटेरिकस में इतने सारे एंजाइम्स और रस होते हैं। बात समझ पाए? चलिए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अच्छे से साफ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। तो छोटी आंत के बाद देखिए, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो गया और शोषण हो गया भोजन का। अब जो अवशोषण होने के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है, अवशोषण हो गया तो अवशोषण के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है वो अब छोटी आंत से आ जाता है बड़ी आंत में। तो आगे हेडिंग डालिएगा बड़ी आंत। ये छोटी आंत में A to Z हमने बता दिया, जितना एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा छोटी आंत में। आप किसी भी से, कोई चाहे रेलवे का सेट मार के देख लीजिए, एसएससी का सेट मार के देख लीजिए, मानव पाचन तंत्र से आपका जो है अगर 10 क्वेश्चन पूछा है तो 7-8 क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन छूटता ही है, वो ऐसा रहता है कि छूट जाता है। तो हमारा कोशिश रहना चाहिए कि 10 में से 7-8 हम बना ले, और हमारे इस छोटी आंत में और बाकी जो क्लास लेने के बाद इतना आप 7-8 क्वेश्चन तक आराम से चले जाइएगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और हेडिंग डालिएगा आप लोग बड़ी आंत। एक एक पॉइंट को आप नोट करिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अवशोषण होता है तो किसकी वजह से? छोटी आंत शाकाहारी जीवों में लंबी होती है तो क्यों होती है? उसके बाद छोटी आंत से कौन कौन से आंत रस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? वो कौन सा एंजाइम्स होता है छोटी आंत में जो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है? तो इरेप्सिन, जिसको हम लोग कहते हैं पेप्टाडेस भी बोलते हैं, इरेप्सिन जो प्रोटीन को पाचन करता है। A to Z याद रखना है। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत, तो देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इसमें पाचन नहीं होता है बल्कि जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जो अपशिष्ट में बचे जल हो जाते हैं, जो जल बचे जाते हैं, उसका अवशोषण होता है बड़ी आंत में। बस समझता है? पाचन तो सब कुछ हो गया छोटी आंत में, अब पाचन वाचन नहीं होता है बड़ी आंत में। अब केवल उस अपशिष्ट में जो जल रहता है उस जल को निचोड़ता है और जल का अवशोषण करने का काम करता है बड़ी आंत। बस समझता है? क्योंकि जल भी हमारे लिए उपयोगी है, कहीं ज्यादा व्यर्थ ना हो जाए, तो बड़ी आंत का जिम्मेदारी होता है कि वो जल को अवशोषित करे जो अपशिष्ट पदार्थ में एक्स्ट्रा जल रह जाता है। तो देखिए बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत को 4 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया है जी? बड़ी आंत को 4 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत को कुल 4 भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग कहें, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक को हम लोग कहते हैं सीकम, बीच वाले को हम लोग कहते हैं कोलन, और सबसे नीचे को हम लोग कहते हैं रेक्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यहां वाले भाग को रेक्टम। तो बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलन, रेक्टम। बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, सीकम, कोलन, रेक्टम। ठीक, अब देखिए इसका बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है कोलन। यहाँ पे देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा का पूरा भाग कौन सा है? कोलन का। तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है कोलन, और कोलन को भी 4 भागों में बांटा गया है। कोलन को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, देखिए ये वाले भाग को हम लोग इतने को हम लोग कहते हैं उपरोगामी कोलन। उपरोगामी कोलन। इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ कोलन। अनुप्रस्थ कोलन, इसको हम लोग कहते हैं उपरोगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, ऊर्ध्वगामी कोलन। ऊर्ध्वगामी कोलन, और इस ये वाले भाग को हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन। तो याद रखिएगा कि बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलन और रेक्टम। 3 भागों में सबसे बड़ा भाग होता है कोलन, और इसी कोलन में ही सबसे ज्यादा जल का अवशोषण होता है। तो कोलन को भी 4 भागों में बांटा गया है, उपरोगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, ऊर्ध्वगामी कोलन और सिग्मोइड कोलन। बात समझता है आप? चलिए देखिए, सीकम वाले भाग में ही एक छोटा सा यहाँ पे एकदम उंगली की तरह छोटा सा एक संरचना होता है। यहाँ पे छोटा सा एक संरचना होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। तो
तो ये अपेंडिक्स जो होते हैं, ये अपेंडिक्स जो कि बड़ी आंत के कोलन वाले भाग से सटा रहता है, उंगली की तरह एक संरचना होता है अपेंडिक्स। समझता है, ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग होता है। ये कैसा अंग होता है जी? अवशेषी अंग होता है। इसमें इसकी कोई हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, ये एक अवशेषी अंग होता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों की पूंछ होती थी और ये इसी ये पूंछ का ही, देखिए जो अपेंडिक्स वाला उंगली जिस संरचना देख रहे हैं, यही आगे बढ़ते बढ़ते पूंछ का निर्माण करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे पूंछ नहीं निकल रहे हैं मानव में, तो वही पूंछ का ही अवशेष बच जाता है, अपेंडिक्स जिसको कहते हैं। इसमें जब सूजन हो जाती है किसी कारणवश, रगड़ से या किसी वजह से, तो इसी को काट करके ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हाँ, ये खतरनाक जरूर है और काम इसका कुछ नहीं है, लेकिन अगर अपेंडिक्स में सूजन हो गया, ये पक गया है और समय से पहले इसको नहीं निकाला गया बाहर, तो इसमें ये हमारे शरीर के अंदर फट करके ही एक भयानक रूप ले लेता है और व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। विषैले पदार्थ पूरे बॉडी में फैला देता है। तो याद रखिएगा कि अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग होता है। बात समझ पाए? चलिए, तो अब भोजन का यहाँ पे, अब भोजन के अंदर जो भोजन तो नहीं कहेंगे भैया मोरे, अब उसको कहेंगे हम लोग अपशिष्ट। क्या कहेंगे हम लोग? भोजन का अपशिष्ट। तो भोजन के अपशिष्ट में जो जल था उसका अवशोषण कर लेता है बड़ी आंत। उसके बाद भोजन आ जाता है बड़ी आंत के रेक्टम वाले भाग में, और रेक्टम वाले भाग में भोजन एकदम मल के रूप में रहता है और वही पे स्टोर रहता है। रेक्टम वाले भाग में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है भोजन का, वो मल के रूप में इसी में एकत्रित रहता है, मल के रूप में एकत्रित रहता है। और जब महसूस होता है तो समय समय पर ये मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो रेक्टम वाले भाग में आकर के कुछ समय के लिए मल के रूप में स्टोर रहता है। बात समझ पाए? तो इस बात को आप लोग बड़ी आंत से रिलेटेड ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो देखिए, हमने आपको एक बताना भूल गया, छोटी आंत में जो भोजन होती है उसको चाइल कहा जाता है। जैसे आपको बताए थे कि मुख गुहा में भोजन को बोलस कहा जाता था, आमाशय में भोजन को काइम कहा जाता था। तो छोटी आंत में भोजन को क्या कहा जाता है? चाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाइल। याद रहेगा, चाइल। और बड़ी आंत में भोजन ही नहीं कहलाता, वो तो अपशिष्ट हो जाता है और उसमें जो जल रहता है उसका अवशोषण करके वो मल के रूप में अपशिष्ट रेक्टम में जाकर के इकट्ठा रहता है और फिर धीरे से मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत से रिलेटेड ये सारे पॉइंट को याद रखना है। बात समझता है? तो यहाँ पे हमारा जो है मानव पाचन तंत्र समाप्त हो गया। सारे हम आहार नाल के सभी अंगों को पढ़ लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-4 पॉइंट हम लिखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा मानव पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ मुख्य पॉइंट है उसको याद रखना है, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भोजन की बात करें, भोजन, तो जब भोजन मुख गुहा में रहता है, याद रखिएगा, मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता था? तो बोलस। मुख गुहा के बाद आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था काइम। उसके बाद छोटी आंत में भोजन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है चाइल। याद रहेगा? याद रखिएगा। एक और पॉइंट याद रखिएगा, प्रोटीन। प्रोटीन की कहानी याद रखिएगा, पूछता है प्रोटीन। तो देखिए, आमाशय का, देखिए प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन सा जी? तो आमाशय में होता है पेप्सिन। पेप्सिन कहां होता है? आमाशय में। फिर इस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है ट्रिप्सिन। ये कहां होता है ट्रिप्सिन? तो अग्नाशय में। अग्नाशय में ट्रिप्सिन, याद है कि नहीं? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो वही ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता था। फिर इस पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में, हमने पहले ही क्लास में बता दिया था आपको कि पाचन का मतलब होता था कि कार्बोहाइड्रेट, मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते थे। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता था, तो उसका पाचन कहलाता था। प्रोटीन पाचित होकर के अमीनो अम्ल में बदलता था और वसा पाचित होकर के वाष्य अम्ल में। तो देखिए, यहाँ पे प्रोटीन के पाचन की कहानी देखिए। पेप्टाइड को फिर इरेप्सिन, कौन? इरेप्सिन।
कहां पे पाया जाता है जी? तो छोटी आंत में। तो इरेप्सिन जो था वो अमीनो अम्ल में बदलता था। तो ये प्रोटीन की कहानी आपको याद रखना है कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता था पेप्सिन, कहां पे? आमाशय में। फिर पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता था ट्रिप्सिन, कहां पे? अग्नाशय रस में होता है। ठीक, उसके बाद पेप्टाइड को फिर अमीनो अम्ल में बदलता है इरेप्सिन, जो कि छोटी आंत से निकलता है। बात समझ पाए? तो ये कहानी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है एक और कि मानव में पाचन की प्रक्रिया, मानव में पोषण का चरण, पोषण का चरण। तो मानव में पोषण के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले तो अंतःग्रहण, उसके बाद अंतःग्रहण के बाद होते हैं पाचन, फिर होता है अवशोषण, फिर होता है स्वांगीकरण, फिर होता है निष्कासन। ठीक, अवशोषण किससे होता था जी? तो मुख गुहा से। मुख गुहा से भोजन का अवशोषण होता था। पाचन कहां होता था जी? तो मुख गुहा में भी हुआ पाचन कार्बोहाइड्रेट का, फिर आमाशय में भी होता था पाचन, फिर होता था छोटी आंत में। चलिए, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता था, आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता था। अवशोषण कहां होता है जी? तो छोटी आंत में। किसके द्वारा होता है जी? तो छोटी आंत में जो इसका इलियम वाला भाग होता है, इलियम वाले भाग में बिलाई पाई जाती है, रसांगुल, इसके द्वारा अवशोषण होता है। उसके बाद कोशिकाओं में जाकर के इसका स्वांगीकरण होता है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है, फिर उस ऊर्जा का उपयोग होता है। तो कोशिका में स्वांगीकरण, फिर मल द्वार के द्वारा इसका क्या हो जाता है? निष्कासन। यानी कि मानव में जो पोषण का चरण होता है वो 5 चरण में पूरा होता है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। बात समझ पाए? यानी कि पहले भोजन को खाए, फिर पचाए, फिर उसका अवशोषण किए, फिर अवशोषित भोजन जो अवशोषित पदार्थ होते हैं फिर उससे ऊर्जा बनाए, उसका उपयोग किए, तो स्वांगीकरण, फिर उससे बने अपशिष्ट को बाहर निकाल दिए, तो निष्कासन। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेसन 1 में जितने भी कहानी था जो प्रकार में पोषण में, और उसमें जो मानव पाचन तंत्र का जो टॉपिक था उसमें हमने A to Z सब कुछ पढ़ा दिया है। और इस क्लास के बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। तो आप इस क्लास को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगले क्लास में हम लोग लेसन 2 स्टार्ट करेंगे, श्वसन। बस मत पाए, पहला खत्म हो गया, अब अगले क्लास में हम लोग लेसन 2 पे बात करेंगे, श्वसन पे बात करेंगे। बस समझ पाए? तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कमेंट जरूर कीजिए हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका एक कमेंट हमें बहुत उत्साहित करता है। बस समझ पाए? तो चलिए, और एक बात और बता दीजिएगा कि हम क्लास में और क्या सुधार कर सकते हैं। आप हमें भी एक अच्छा राह दीजिए, एक अच्छा सा गाइड करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, याद रखिएगा इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ, क्लास 10th के भी एग्जाम में पूछा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।